हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 6। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। काय। मेरे सूजे हुए घुटनों की चीखों-पुकार के बावजूद मैं खुद को मजबूर करता हूँ कि मैं सीधा चलूँ। जब तक मैं वापस लूट एली पहुँचता हूँ, देर दोपहर का सूरज गली को एक गर्म रोशनी में रंग चुका होता है। मुझे यहाँ का माहौल हमेशा पसंद आया है। एलिया के इन गरीब इलाकों में कुछ भी सही नहीं है, मगर फिर भी लेकिन ये जगह उस घुटन भरे महल से ज़्यादा ताज़ा और ज़िंदा लगती है। मेरी नज़र इधर-उधर फिरती है जब मैं लोगों के हुजूम में से गुज़रता हूँ। लोग जो सौदा कर रहे हैं, कर्ज़ कर रहे हैं और खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मैं खुद को एक लम्हा देता हूँ कि लूट के मनाज़िर और बू को महसूस कर सकूँ, जो दोनों ही कुछ ख़ास पसंदीदा नहीं है। हर चीज़ यहाँ फीकी और रंगत से खाली लगती है। झंडे, खाना, लोग, सब कुछ। दिन के बीच में ये गली हमेशा पसीने और मशकूक खाने की बू से भरी होती है। मगर इन सब के बावजूद लूट में ज़िंदगी की रवानी है। हुजूम मुझे मुख्तलिफ सिमतों में धकेलता है, एक इंसानी लहर की तरह, और मैं इस लहर से निजात पाने के लिए जद्दोजहद करता हूँ। आखिरकार मैं एक छोटी और कम भीड़ वाली गली में निकल जाता हूँ, जहाँ कुछ लोग दीवार से लगकर बैठे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं और कुछ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर मंडेन लोग रहते हैं, लेकिन मैं कभी-कभी किसी डिफेंसिव एलीट को भी देखता हूँ। कुछ लोगों के गिर्द फोर्स फील्ड का नूर चमक रहा होता है, जबकि एक शिमर अपने आसपास की रोशनी को एक चमकदार बीम में तब्दील कर रहा होता है, जिसे देखकर एक बिल्ली भी मसरूफ़ हो जाती है। मैं चलते हुए इधर-उधर देखता रहता हूँ, बिना किसी तवज्जो के कि मेरे सामने क्या है, और शायद सामने से आने वाली शख्सियत भी ध्यान नहीं दे रही होती, क्योंकि अगले ही लम्हे वो मेरी सीने से टकरा जाती है, एक भारी सी आह के साथ। गैर इरादी तौर पर मैं फौरन हाथ बढ़ाता हूँ ताकि उसे गिरने से बचा सकूँ, और मेरा हाथ उसकी कमर के गिर्द जाते हैं। उसकी कमर, जिस जिस्म को मैं संभाल रहा हूँ, वो बिना शक एक लड़की का है। उसके लंबी, चांदी जैसे बालों का झुंड मेरे बाजुओं को छू रहा होता है, जो इस बात का सबूत है। वो छोटी है मगर मजबूत, स्लम्स की अक्सर कमज़ोर लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिस्म वाली। मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी कमर की लकीर में, जहाँ मेरा हाथ बिल्कुल फिट बैठता है। मगर ये भी साफ है कि भूख और कमज़ोरी ने उसके जिस्म से वो ताकत छीन ली है जो कभी उसमें थी। उसका हाथ अभी भी मेरे सीने पर है, जहाँ एक मोटा-सा छल्ला उसके अंगूठे को लपेटा हुआ है। कुछ लम्हों तक, जब तक वो खुद को सँभालने की कोशिश करती है, मैं उसे घूरता हूँ। फिर वो एक हल्की-सी काँपती हुई साँस लेती है और मेरी आँखों में आँखें डालती है। ये बिल्कुल उस समंदर में डूबने जैसा है। उसकी आँखें उस गहरी समुद्री गहराई की मिसाल हैं, जहाँ रोशनी मुश्किल से पहुँचती है। आसमान का वो साफ रंग जो रात की तरफ बढ़ने लगता है, और वो हल्का-सा नीला, जो एक भूल ना पाने वाली याद की तरह हो। और सबसे ज़्यादा वो आँखें आग की तरह नीली हैं, लेकिन पुरजोश, ज़िंदा। उसकी ऊँची चीक-बोन उसकी गहरी ताकतवर भौहों तक जाती हैं, जो अब हल्की-सी हैरानी में उठ रही होती हैं, जब वो मुझे देखती है। उसकी समुद्री आँखें फैल जाती हैं और मैं देखता हूँ, उसके गालों पर एक हल्की-सी शर्म की लाली उभर आती है, जब उसे एहसास होता है कि मैं उसे अभी तक उसे अपने साथ कितने करीब पकड़े हुए हूँ। वो अपना हाथ मेरी सीने से हटा लेती है और मैं अपने मुनासिब मिजाजी देखते हुए उसकी कमर से अपना हाथ हटा लेता हूँ, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो मेरे होठों पर उठती है। हर दफा हैंडसम अजनबी की बाहों में गिर जाती हो, या ये कोई नया शौक है तुम्हारा? मैं कहता हूँ, जबकि एक शोखी भरी मुस्कुराहट उसके होठों को छू जाती है, चाहे नीचे वाला होंठ फटा हुआ ही क्यों ना हो। दिलचस्पी की बात है। नहीं, उसके जवाब में एक सरकैज़म होता है, सिर्फ़ उनके साथ जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके लहजे में एक ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो ये बताती है कि कभी एक वक़्त था जब उसमें ये नहीं थी, और इसी लम्हे में अचानक अजीब तरीके से और शायद ज़रूरत से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता हूँ। वो साफ़ तौर पर नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बेहतरीन।
मैं उसके सरकैज़म पर हँस पड़ता हूँ और अपने बालों में हाथ चलाता हूँ, जो उन्हें ज़्यादा टेम नहीं करता। वो मुझे घूर कर देख रही होती है, एक गहरी पुरजोश नज़र के साथ, जिससे वो भी मेरे में उतनी ही दिलचस्पी रखती हो जितना मैं उसमें। मैं उसकी नीली आँखों में डूब जाता हूँ। हर दफ़ा जब हमारी नज़रें टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ ने सबसे गर्म आग का सामना कर लिया हो, जैसे गहरे समुद्र पर हल्की सी धुंध उठ रही हो। मैं एक लम्हे के लिए नजर हटाता हूँ, फिर कहता हूँ, लगता है पहला इम्प्रेशन काफी जबरदस्त दिया मैंने। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, हाँ, लेकिन अभी फैसला नहीं किया कि अच्छा था या बुरा। उसके होठों पर आने वाली छोटी सी मुस्कुराहट, ऐसी जो किसी भी मर्द का सर घुमा दे, बस वही सब कुछ कह जाती है। और वो अंदाज, वो नुक्ताचीनी से दिया गया स्माइल बताता है कि मैं पहला नहीं हूँ जिसको उसने ऐसे मुस्कुरा कर देखा हो। मेरा हाथ धीरे से मेरी जेबों की तरफ जाते हैं और मैं बेनियाजी से कंधे अचकाकर गली की गंदगी भरी दीवार से टेक लगा लेता हूँ। मैंने तो तुम्हें संभाल लिया, है ना? वो हंस पड़ती है, एक ऐसी हंसी जो गर्म भी है और तेज भी, खेल खेल में छुपी हुई दर्दनाक सी, जैसे खुशी उसके लिए एक आदत नहीं, एक अजनबी मेहमान हो। उसका सर हल्का से पीछे झुकता है, चांदी जैसे बालों की लहरें उसकी कमर तक जा गिरती हैं और वो मेरी तरफ देखती है, आंखों में हंसी की झलक के साथ। मैं थोड़ा और झुककर उसके करीब आता हूँ, जैसे दूरी को और कम करने की हिम्मत कर रहा हूँ। शायद फैसला करने से पहले तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए, डार्लिंग। और फिर अचानक मेरा ज़हन उसकी कुदरती हुनर, उसकी पावर को लेकर बेचैन हो जाता है। मैं अपनी ताकत से उसकी महसूसियत को छूने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी नहीं, मैं कुछ महसूस नहीं करता। उसके चेहरे को देखता हूँ जब बार-बार अपनी ताकत से उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पर ऐसे लम्हे में तो या तो मैं उस लड़की को कंधे पर उठाकर जेल में फेंक देता हूँ ताकि उसका जायजा लिया जा सके, या फिर बस इस शक की बुनियाद पर कि वो एक ऑर्डिनरी है, उसे वही खत्म कर देता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, जख्मी हूँ, शायद ये एक गलती हो। उससे पहले कि मैं कुछ फैसला करूँ, वो एक कदम पीछे हटकर वापस भीड़ वाली गली की तरफ जाने लगती है। मैं सोचूंगी इस बात को, डार्लिंग, वो कहती है, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, मेरी आंखों में आंखें डालकर। और शुक्रिया, पत्थर खाने से बचा लिया। मुझे लगता है कि मैं किसी बदनसीबी के साथ पैदा हुई हूँ, या बस कुछ ज्यादा ही क्लमज़ी हूँ। वेल, तुम्हारी ये क्लमज़ीनेस मुझ तक आ पहुँची तो मैं इसे बदनसीबी तो नहीं कह सकता। मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है जब वो आँखों को घुमाती है, बेज़ार सी मगर दिलफिरबा तरीके से, और फिर अपने पाँव घुमाकर लूट की तरफ वापस चल पड़ती है। आखिरकार मैं अपने आप को इजाज़त देता हूँ कि उसे ढंग से देखूँ, नज़रों को उस पर हल्का सा फिरने देता हूँ। ब्लैक फिटेड पैंट्स और ऑलिव रंग का वेस्ट कोट, जो इस वक्त उसके चांदी जैसे बालों के नीचे छुपा हुआ है। उसके चलने का अंदाज, पूरा एतमाद भरा, मकबूल। बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सड़कों पर सोती हो, लेकिन उसके फटे कपड़े और वो कटा-फटा होंठ, ये कुछ और कहानी सुना रहे हैं। मैं हाथ अपने चेहरे पर फेरता हूँ, एहसास होता है कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही देर तक घूरता रहा, इस सोच के साथ कि शायद मैंने एक ऑर्डिनरी को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं अपना रुख बदलता हूँ और एक और तंग सुनसान गली में चला जाता हूँ। सूरज ढल रहा है, रोशनी धीमे पड़ गई है और मेरा ज़हन अभी भी उस लड़की के असर से भरा हुआ है। मगर मैं इतना बेखबर भी नहीं हूँ कि मुझे अपने साथ लगी दीवार पर चढ़ रही चार भारी सी परछाइयाँ महसूस ना हो। सुनो, एक कराकदार आवाज़ पीछे से बोलती है, किसी आदमी की। हमें सिर्फ तुम्हारा वो खूबसूरत सिक्कों का पाउच चाहिए जो तुम्हारी कमर से लटक रहा है। चुपचाप दे दो, किसी को चोट नहीं लगेगी। मैं गहरी सांस भरकर अपने आंखों पर हाथों से दबाव डालता हूँ। ये दिन तो वाकई लाजवाब जा रहा है। और फिर मुझे महसूस होता है, मेरी तवज्जो जब उस पाउच की तरफ जाती है तो मैं महसूस करता हूँ ये पहले से ही हल्का लग रहा है। उससे पहले, उसके बाद, वो छोटी सी एक परछाई दीवार पर हरकत में आती है और मैं फौरन घूमता हूँ। सामने वाले आदमी का घूंसा मुझ तक पहुँचने से पहले मैं झुक जाता हूँ और अपना घूंसा उसके पेट में दे मारता हूँ। वो खांसी के साथ दोहरा हो जाता है। अब मैं दूसरों को देखता हूँ, दो ब्राउनीज, एक ब्लेजर और एक ट्रॉलर,
صرف وہ ڈیفینسو اور اوفینسو ایلیٹس جو سب سے زیادہ مایوس اور گرے ہوئے ہوتے ہیں وہی سلمس میں بھیک مانگتے لوگوں کو لوٹنے آتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں بلیزر کی طاقت کو اپنے اندر سمو لیتا ہوں اور آگ میری مٹھی کے گرد لپکتی ہے۔ ایک اور براؤنی مسکراتا ہوا مجھ پر جھپٹتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اتنے خود اعتماد ہوتے ہیں اور یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں جھک جاتا ہوں بالکل اس کے ٹکرانے سے پہلے۔ اس کا جسم میری پیٹھ سے ٹکرا کر آگے جا گرتا ہے، سیدھا پتھر کے فرش پر۔ میری آگ سے جلتی مٹھی اس کے جو پر لگتی ہے اور جلے ہوئے گوشت کی بو میری ناک میں چبھنے لگتی ہے۔ تبھی میری نظر کرالر پر پڑتی ہے جو دیوار پر چڑھتا جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مجھ پر کود کر مجھے زمین سے چپکا دے۔ جیسے ہی وہ کودتا ہے میں بلیزر کی طاقت چھوڑ کر براؤنی کی اپناتا ہوں۔ میری اب سپر نیچرل طاقت سے بھاری مٹھی اس کے پیٹ سے ہوا میں ٹکراتی ہے اور وہ دیوار سے جا ٹکراتا ہے، پھر زمین پر ایک بھاری دھم سے گرتا ہے۔ بلیزر میری طرف بڑھتا ہے، اس کے ہونٹوں پر غصہ لپٹا ہوا ہے۔ وہ ایک آگ کا گولا میری طرف پھینکتا ہے اور میں ایک طرف چھلانگ لگاتا ہوں مگر پوری طرح نہیں بچ پاتا۔ میں ایک رنگ برنگی گالی دیتا ہوں جب آگ میری بائسیپ کو چھو جاتی ہے۔ اسکن جلتی ہے، درد میری حرکت کو دھیما کر دیتا ہے۔ میرا ذہن اسی رفتار سے بھاگ رہا ہے جس رفتار سے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک وہ مجھے صرف فائر بال سے بچاؤ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، مگر اگر میں بھی اس پر آگ برسانا شروع کر دوں تو پوری گلی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ مجھے سب کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میں کرالر کی طاقت کو لٹرلی اپنی سطح پر چڑھنے دیتا ہوں اور پھر اسے اپنے اندر محسوس کر کے قابو پاتا ہوں۔ آگ کے گولوں کو چھلکتے ہوئے میں گلی کی دیوار پر دوڑتا ہوں، پھر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں جب تک میں اس کے پیرالل نہیں آ جاتا۔ ایک ہی چالاک حرکت میں دیوار سے چھلانگ لگا کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہوں، اسے زمین پر گراتا ہوں، پھر فوراً سے پاور سوئچ کرتا ہوں۔ اب میری مٹھی ایک بار پھر سے آگ سے لپک رہی ہے، اس کے چہرے کے بالکل سامنے۔ تو تم پرنس کائی ہو، وہ ہکلاتا ہے۔ وہ فیوچر انفورسر۔ اتنا قریب ہو کر آخر اس نے پہچان ہی لیا، اور اب صاف لگ رہا ہے کہ اپنی غلطی پر کافی پچھتایا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے تمہارے لیے۔ ہاں، میں ہوں۔ میں اپنی جھولتی ہوئی مٹھی پیچھے کھینچتا ہوں اور ایک تیز درد ہوتا ہے دماغ میں جیسے چھری گھس گئی ہو۔ بلیزر کی پاور ایک پل میں بجھ جاتی ہے، میں صرف اپنے سر کو پکڑ کر زمین پر جھک سکتا ہوں، سانس سے ہانپتے ہوئے۔ میں سالوں سے ہر قسم کے ٹارچر سے گزر چکا ہوں، لیکن یہ کچھ اور ہی ہے۔ دھندلی سی نظر میں ایک لمبا سایہ گلی میں داخل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ میری طرف اٹھا ہوا ہے، چہرہ سخت، ہونٹ نیچے کی طرف کھنچے ہوئے۔ ایک سائلنسر۔ ناممکن۔ میرے خیالات بکھر جاتے ہیں، صرف درد رہ جاتا ہے اور خاموشی۔ سائلنسر میری طاقت کو دبا دیتا ہے، مجھے دبا دیتا ہے۔ وہ صرف تمہاری ایبیلٹی کو چھینتا نہیں، وہ تمہیں ایک آرڈنری بنا دیتا ہے۔ وہ مجھے مکمل طور پر بے ہوش کر رہا ہے، میرا ذہن، میری پاور، میرا جسم۔ میری نظر دھندلی پڑتی جا رہی ہے، ہر جگہ سے تارے ابھر رہے ہیں۔ لڑو، کوشش کرو۔ میں نہیں کر سکتا۔ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، شاید دونوں، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے روکنے کے لیے۔ لڑو۔ میں زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہوں، میرا سر پتھر سے ٹکراتا ہے۔ کاش ابو مجھے اس حالت میں دیکھ سکتے۔ میں تیزی سے ہوش گنوا رہا ہوں، ساری ٹریننگ، ساری طاقت بے اثر۔ کبھی اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا لاچار محسوس نہیں کیا۔ آخری مرتبہ اس آدمی کی طرف دیکھتا ہوں جو میری طاقت کو چھین رہا ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہماری لڑائی نے لوگوں کا جھنڈ جمع کر دیا ہے، جب تک میں ان چہروں کو نہیں دیکھتا جو میری دھندلی آنکھوں کے سامنے تیر رہے ہیں۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں کون ہوں، ایک بے خبر تماشائی جنہوں نے بس اتنا دیکھا کہ کوئی لڑکا اندھیرے میں ڈوب رہا ہے، یا شاید وہ جانتے ہیں، شاید وہ خوشی منا رہے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ درندہ آخر گرا دیا گیا ہے، آخر اپنی بدقسمتی سے راحت پا رہا ہے۔ اور پھر کچھ میری نظر میں چبھتا ہے، میں آنکھوں کی دھند کو جھٹکتا ہوں، اتنا کہ کچھ پل کے لیے چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ سائلنسر کے پیچھے کچھ چمک رہا ہے، سورج کی روشنی ایک چاندی جیسے بالوں کے ڈھیر پر پڑ رہی ہے۔